इस फिल्म के मुख्य किरदार का नाम है कूपर, जो पहले नासा में एक पायलट था पर अब मक्के की खेती करता है। घर में उसके साथ रहते हैं उसके ससुर, उसका बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्व। उस घर में एक किताबों का कमरा होता है जिसमें कई बार वहां रखी किताबें खुद ब खुद इधर उधर गिरती रहती हैं, मानो उनके जरिए कोई कुछ संदेश देना चाहता हो। छोटी मर्व अपने पिता को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है। कूपर मर्व से कहता है कि उस कमरे में तुम्हें जो कुछ भी अजीब लगे उसे ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर लिया करो। जिस एरिया में उनके मक्के का खेत होता था, वहां कुछ समय से धूल की आंधी का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी ही आंधी में अपने घर के कमरों में धूल को घुसने से बचाने के क्रम में कूपर जब उस किताबों के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि धूल से जमीन पर एक खास पैटर्न बन गया है। इस समय पहली बार उसे पता चलता है कि कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है, जिसका इस्तेमाल कर कोई उसे मैसेज देना चाहता है। यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो कहता है कि ग्रेविटी ही एकमात्र ऐसा फोर्स है जो सभी डायमेंशंस में जा सकता है। यानी कि किसी दूसरे डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के जरिए अन्य डायमेंशंस में रहने वाले जीवों से कम्युनिकेट कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद वो पाता है कि वो असल में एक बाइनरी कोड है जिसमें एक लोकेशन कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। लोकेशन कोऑर्डिनेट को डिकोड करने के बाद जब वह उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां नासा के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहां उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ब्रैंड से होती है, जिनसे कूपर को पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं रहेगी क्योंकि इसका वातावरण बिगड़ रहा है और पौधे मर रहे हैं। ये सब सुनकर कूपर उनसे पूछता है कि नासा ने पृथ्वीवासियों को बचाने का क्या प्लान बनाया है, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी के इतना नजदीक नहीं है कि वहां पृथ्वीवासियों को आसानी से भेजा जा सके। इस पर डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक जीव गुप्त रूप से मानव जाति की मदद करने की कोशिश कर रहा है। कि जो कोई भी है, 48 साल पहले इसने सैटर्न ग्रह के नजदीक एक वर्म होल बना दिया, जिसका इस्तेमाल कर हम काफी कम समय में एक दूसरे गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढ सकते हैं और वहां मानवों को बसाकर मानव जाति के वजूद को कायम रख सकते हैं। ये सभ्यता या अलौकिक जीव कौन है और ये मानवों की मदद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आप वर्म होल के बारे में नहीं जानते तो हमारा वर्म होल वाला एपिसोड देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रैंड इस बातचीत के दौरान कूपर को यह भी बताते हैं कि नासा पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को उस वर्म होल के अंदर भेज चुका है, जिनका मिशन है वर्म होल के उस पार जाकर ऐसे ग्रह को ढूंढना जो मानवों के रहने लायक भी हो और नजदीक भी। वो अपने साथ एक बीकन ले गए हैं जिसके सिग्नल को नासा ट्रैक कर सकता है। उन्हें वो बीकन तब ऑन करना है जब उन्हें कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिल जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्म होल के उस पार नासा उन एस्ट्रोनॉट से सीधा संपर्क नहीं कर सकता, इसलिए केवल बीकन ही है जिससे ये पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह हैबिटेबल है और कौन सा नहीं। डॉक्टर ब्रैंड ये भी बताते हैं कि नासा को उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स के बीकन का सिग्नल कई दशकों से मिल रहा था, पर अब केवल 3 बीकन ही एक्टिव रह गए हैं, जिनके सिग्नल 3 ऐसे ग्रह से आ रहे हैं जो गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नजदीक मौजूद हैं। इसलिए एक नए मिशन पर काम चल रहा है जिसका नाम है एंड्योरेंस। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को उन ग्रहों पर जाना है जहां से बीकन के सिग्नल अभी भी आ रहे हैं। उन तीनों ग्रहों का मुआयना करना है और पता लगाना है कि इन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे बेहतर है। अगर ऐसा ग्रह एंड्योरेंस क्रू को मिल जाता है तो नासा के पास मानवों को बचाने के लिए 2 प्लान्स हैं। प्लान ए, डॉक्टर ब्रैंड एक एडवांस्ड इक्वेशन पर सालों से काम कर रहे हैं, जो अगर सॉल्व हो गया तो मानव 5th डायमेंशन फिजिक्स, स्पेशली ग्रेविटी का इस्तेमाल कर एक विशाल स्पेस स्टेशन में पृथ्वीवासियों को स्पेस में शिफ्ट कर देगा, जिससे संपूर्ण पृथ्वीवासी जीवित बच जाएंगे। जिस कंस्ट्रक्शन साइट में कूपर और डॉक्टर ब्रैंड की बातचीत होती है वो असल में कोई लैब नहीं होता, बल्कि वही स्पेस स्टेशन होता है जिसकी बात अभी हमने की। जब एंड्योरेंस क्रू अपने मिशन पर वर्म होल के उस पार होगा, डॉक्टर ब्रैंड अपने एडवांस्ड इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लान बी, अगर डॉक्टर ब्रैंड अपने इक्वेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर एंड्योरेंस क्रू को हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, तो मानव जाति को बचाए रखने के लिए एंड्योरेंस यान काफी मात्रा में फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायो को अपने साथ ले जाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इन एम्ब्रायो में
दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों का डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। इंड्योरेंस क्रू को अगर कोई हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो उन्हें वहां जाना है और वहां जाकर फर्स्ट जनरेशन के एम्ब्रायो को रेस करना है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन वाले अगले जनरेशन को रेस करेंगे, उसके अगले जनरेशन वाले अपने अगले को, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जिससे कि मानवों की संख्या उस ग्रह पर बढ़ती जाएगी। चूंकि कूपर नासा का भूतपूर्व पायलट होता है, डॉक्टर ब्रैंड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंड्योरेंस मिशन की कमान संभाले। वो इसके लिए राजी भी हो जाता है, जिससे उसकी बेटी मर्व उससे नाराज हो जाती है। खैर, अब वो मिशन पर निकल जाता है और वर्म होल के जरिए ट्रैवल कर गारगेंटुआ नाम के एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाता है, जिसके बाहरी एजेस पर वो तीनों ग्रह मौजूद हैं जहां से बीकन के सिग्नल्स नासा को अभी भी मिल रहे थे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट यूज किया गया है टाइम डायलेशन का। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक ब्लैक होल के नजदीक समय पृथ्वी की तुलना में धीमा गुजरता है। यानी कि अगर कोई ग्रह एक ब्लैक होल के नजदीक है और दूसरा उससे काफी दूर, तो जो ग्रह ब्लैक होल के नजदीक है वहां समय दूसरे ग्रह के मुकाबले धीमा गुजरेगा। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के नजदीक मौजूद ग्रह पर अगर 1 घंटे गुजरते हैं तो हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर उस दौरान कई साल बीत गए हों। खैर, चलिए वापस से फिल्म की बात करते हैं। इंड्योरेंस क्रू सबसे पहले फैसला करते हैं एक ऐसे ग्रह पर जाने का जो ब्लैक होल के काफी नजदीक है। ब्लैक होल के नजदीक होने की वजह से इस ग्रह पर जब 1 घंटे गुजरते हैं तो उस दौरान पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाते हैं। कूपर चाहता है कि वो वापस पृथ्वी पर लौटकर अपने बच्चों को सही सलामत देख पाए। वो उस ग्रह पर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता, क्योंकि उस ग्रह पर बिताया गया प्रत्येक घंटा उसके बच्चों के लिए 7 साल के बराबर होगा। इंड्योरेंस यान को ब्लैक होल के एज से बाहर कर कूपर, डॉक्टर ब्रैंड की बेटी और डोयल उस ग्रह पर लैंडिंग के जरिए जाते हैं, जबकि उनका एक साथी इंड्योरेंस पर ही रुक जाता है। एनीवे, जब वो उस ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां केवल पानी है, पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। उन्हें उस ग्रह पर नासा द्वारा पहले भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स के यान का मलबा भी मिलता है। फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करने की कोशिश में वो टाइडल वेव का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो उस ग्रह पर 1 की जगह 3 घंटे बिता देते हैं। उस दौरान उनके एक साथी डॉयल की मौत भी हो जाती है। जब वो वापस एंड्योरेंस पर लौटते हैं तो पाते हैं कि इस दौरान एंड्योरेंस पर मौजूद उनके साथी के लिए 23 साल गुजर गए हैं। जब कूपर अपने बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेजेस को देखता है तो पाता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। उस ग्रह पर मिले फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलता है कि उस ग्रह पर लैंड करते ही नासा के उस एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। बीकन ने केवल कुछ मिनट ही सिग्नल भेजे थे, पर रिलेटिविटी की वजह से उन मिनटों के दौरान पृथ्वी पर काफी समय बीत गया, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद नासा को लगा कि वो सिग्नल कई सालों से उस ग्रह से आ रहा है। चूंकि इंड्योरेंस 23 सालों तक ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था, अब इसमें लिमिटेड ईंधन बचता है। बचे हुए ईंधन से वो बाकी बचे 2 में से केवल 1 ग्रह पर ही जा सकते हैं। दोनों ग्रहों से आ रहे बीकन के सिग्नल से मिले डेटा के आधार पर पता चलता है कि एडमंड जिस ग्रह पर है वो मानवों के रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, पर चूंकि दूसरे ग्रह से मैन अभी भी लगातार सिग्नल भेज रहा था, अंत में एंड्योरेंस क्रू मैन के ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर कूपर की बेटी मर्व बड़ी होकर साइंटिस्ट बन चुकी है और वो डॉक्टर ब्रैंड को असिस्ट करती हैं। मरने से पहले डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि प्लान ए मात्र एक दिखावा था, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले ही अपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था और वो जानते थे कि इससे मानवों को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए अब केवल प्लान बी ही सफल हो सकता है, जिसका मतलब था कि मर्फ अपने पिता को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। मर्फ वीडियो मैसेज के जरिए एंड्योरेंस क्रू मेंबर्स को डॉक्टर ब्रैंड के मौत की जानकारी देती है और सारी सच्चाई भी बताती है। वो अपने पिता कूपर को भी ब्लेम करती है कि उसने उन्हें पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि इसके बावजूद मर्फ उन इक्वेशंस पर काम करती रहती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेगी। पर उन इक्वेशंस को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए उसे ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी पर एक क्वांटम डेटा की जरूरत होती है। मैन का ग्रह ब्लैक होल के उतना नजदीक नहीं होता जितना पहले वाला ग्रह था, इसलिए यहाँ एस्ट्रोनॉट्स पहले की तरह अब किसी जल्दबाजी में नहीं है। जब वो उस बीकन के सिग्नल को ट्रैक कर उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें मैन डीप स्लीप में मिलता है, जिसे वो एंड्योरेंस पर ले आते हैं। जागने के बाद वो बताता है कि इस ग्रह पर थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, पर ये मानवों के रहने लायक है। उसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स उस ग्रह का मुआयना करने के लिए लैंडर के जरिए उस ग्रह के सतह पर जाते हैं।
वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैन ने गलत डेटा भेजकर उन्हें गुमराह किया है, क्योंकि यह ग्रह मानवों के रहने लायक नहीं है। इस दौरान मैन कूपर को जान से मारने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि एक दूसरे क्रू मेंबर को वो जान से मार भी देता है। इंड्योरेंस पर मैनुअल डॉकिंग करने के दौरान मैन की मौत हो जाती है और इस दुर्घटना से इंड्योरेंस को भी काफी नुकसान होता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। कूपर डॉक्टर ब्रांड किसी तरह अपने लैंडर को इंड्योरेंस से अटैच कर उसे वापस स्टेबल कर देते हैं। अब इंड्योरेंस स्टेबल हो जाता है, पर उसके पास इतना ईंधन होता ही नहीं कि वो तीसरे ग्रह पर जा पाए। इस ग्रह पर जाना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन्हें पहले से ही बताया जा चुका है कि प्लान ए पहले से ही एक फेलियर था। दूसरी बात ये कि उस ग्रह से मिले डेटा के अनुसार वो ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त था। कूपर और डॉक्टर ब्रांड के साथ 2 इंटेलिजेंट रोबोट्स होते हैं, जिनका नाम होता है केस और टार्स। सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करेंगे इंड्योरेंस को एडमंड के ग्रह पर भेजने के लिए। अगर आप ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट के बारे में नहीं जानते तो ये वो तकनीक है जिससे हम एक यान को किसी दूसरे ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर स्पीड प्रदान करते हैं। पर कूपर के लिए परेशानी ये है कि इंड्योरेंस गारगेंटुआ ब्लैक होल के जितना नजदीक जाएगा, पृथ्वी पर उतना ही समय गुजर जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। चूंकि कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है, उसे अब भी उम्मीद होती है कि प्लान ए काम कर सकता है। ब्लैक होल के सेंटर को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहते हैं तथा इसमें अभी तक कोई नहीं गया था, जिसके कारण किसी को ये मालूम नहीं था कि इसमें क्या होता है और ये कहाँ निकलता है। कूपर सबसे पहले अपने रोबोट टार्स को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में भेजता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां जाकर वो क्वांटम डेटा उसे भेज दे जिसका इस्तेमाल कर प्लान ए भी सफल हो जाए। पर जब टार्स ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी में एंटर कर जाता है तो उसका सिग्नल कूपर को मिलना बंद हो जाता है। चूंकि इंड्योरेंस यान भी ज्यादा भार के कारण ब्लैक होल की प्रॉक्सिमिटी में होता है, वो इसके भार को कम करने के लिए खुद अपने यान को भी इंड्योरेंस से अलग कर लेता है, ताकि डॉक्टर ब्रांड और रोबोट केस उस तीसरे ग्रह पर पहुंचकर मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रख सके और प्लान बी को सफल बना सकें। अपने यान को इंड्योरेंस से अलग करने के बाद कूपर खुद भी ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में उसके सेंटर में खिंचता चला जाता है। उसे लगता है मानो अब वो मरने वाला है, पर वो मरने के बजाय एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। इस टेसरैक्ट में वो अपने घर में मौजूद उस किताबों वाले कमरे को देखता है, जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उसे कहती थी कि उस कमरे में भूत है। दिलचस्प बात यह है कि उस टेसरैक्ट के जरिए वो समय में आगे और पीछे भी देख सकता है, यानी कि इस टेसरैक्ट में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन है, जिसमें आप आगे और पीछे बिल्कुल उसी तरह देख सकते हैं जैसा कि आप स्पेस में करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। टेसरैक्ट को समझने के बाद कूपर भूतकाल में अपनी बेटी को अपने मैसेज देना चाहता है कि वो उसे जाने से रोक ले। काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपना मैसेज उसे नहीं दे पाता। इसके बाद उसे ध्यान आता है कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो अलग अलग डायमेंशंस में जा सकता है समय में। इसलिए वो ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अपनी बेटी मर्फ को उसे जाने से रोकने का संदेश देता है, जिसे छोटी मर्फ अपने नोटबुक में STAY स्टे लिखकर नोट भी कर देती है। उसके बाद जब धूल की आंधी से उस रूम में धूल भर जाता है तो कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसे नासा के सीक्रेट बेस का लोकेशन कोऑर्डिनेट बाइनरी कोड के जरिए देता है। ये वही मैसेज है जो शुरू में कूपर ने डिकोड किया था, यानी कि जिसे मर्फ बचपन में भूत समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर ही था। टेसरैक्ट के अंदर कूपर को उसके रोबोट टार्स का मैसेज मिलता है, जिसे उसने खुद से पहले ब्लैक होल में क्वांटम डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा था। टार्स कूपर को ये बताता है कि उसे वो क्वांटम डेटा मिल गया है जो डॉक्टर ब्रांड के अधूरे इक्वेशन को पूरा कर प्लान ए को भी सफल बना सकता है। कूपर टार्स को वो डाटा खुद को सेंड करने के लिए कहता है। अब कूपर के पास वो सब है जिससे वो बाकी के पृथ्वीवासियों को बचा सके, पर परेशानी ये है कि उस डाटा को वो अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाए कैसे, जो कि अब एक साइंटिस्ट है। वो इस डेटा को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मॉर्स कोड के फॉर्मेट में उस घड़ी के जरिए भेजता है जो उसने कभी अपनी बेटी मर्फ को दिया था। अगर आप मॉर्स कोड के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मेथड है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को भेजने का, जिसमें ऑन ऑफ टोन्स, लाइट्स या क्लिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्किल्ड ऑब्जर्वर या लिसनर केवल पैटर्न देकर ही टेक्स्ट मैसेज को डिकोड कर लेते हैं। जब मर्फ उस घड़ी को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये मोर्स कोड है जिसे उसके पिता ने भेजा है।
वो उसे डिकोड कर पूरा क्वांटम डेटा समझ लेती है, जिसके बाद डॉक्टर ब्रैंड का वो अधूरा इक्वेशन पूरा हो जाता है। इसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक पृथ्वी के मानवों को स्पेस में विशाल स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट कर देते हैं। उधर जैसे ही कूपर क्वांटम डेटा अपनी बेटी को भेज देता है, वो टेसरैक्ट अपने आप ही गायब हो जाता है। चूंकि टेसरैक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, वहां समय के गुजरने की गति और ज्यादा धीमी थी। मतलब कि कूपर द्वारा टेसरैक्ट में बिताया गया केवल 1 मिनट भी पृथ्वी पर मौजूद उसकी बेटी के 50 से ज्यादा सालों के बराबर था। टेसरैक्ट से बाहर निकलने के बाद किसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉट्स कूपर को ढूंढ लेते हैं, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वो देखता है कि इंसानों ने उस स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है, जिसके कारण काफी लोग वहां बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं। उस स्पेस स्टेशन का नाम होता है कूपर स्टेशन, जो कि उसकी बेटी के नाम पर रखा गया था। अब जब वो अपनी बेटी से मिलने जाता है तो पाता है कि उसकी बेटी काफी बूढ़ी हो चुकी है, जबकि उसकी उम्र में केवल कुछ सालों का ही अंतर आया है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उस दुनिया में कूपर के लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसका कोई परिवार अब वहां नहीं रहता। इसके बाद कूपर उस ग्रह की ओर रवाना हो जाता है जिस ग्रह पर उसने डॉक्टर ब्रैंड की बेटी को इंड्योरेंस यान के जरिए भेजा था। अंत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रैंड की बेटी उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के लैंड कर जाती है। अब उसका अगला प्लान है वहां मानवों की तादाद को बढ़ाना। अब कूपर उससे मिल पाता है या नहीं, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि वो कौन थे जो शुरू से ही मानवों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंसानों को बचाने के लिए पृथ्वी के नजदीक वार्म होल बनाया, जिससे कि मानव खुद के रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सकें। उन्होंने टेसरैक्ट बनाकर भी कूपर की मदद की इंसानों को बचाने में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो टेसरैक्ट बना सकते थे, यानी कि वो पूरी दुनिया का भूत, भविष्य और वर्तमान कूपर को दिखा सकते थे। पर उन्होंने एक कस्टम टेसरैक्ट बनाया जिसमें केवल वही कमरा था जिसके जरिए कूपर अपनी बेटी को अपना संदेश दे सके। यानी कि वो कूपर के जरिए हर हाल में इंसानों के अस्तित्व को बचाना चाहते थे। फिल्म के शुरुआत में ये दिखाया गया कि नासा को ये लगता है कि कोई विकसित सभ्यता या फिर अलौकिक शक्ति है, पर जब कूपर टेसरैक्ट के अंदर होता है तो वो कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि भविष्य के मनुष्य ही हैं जिन्होंने यूनिवर्स के लॉज को मास्टर कर लिया है, जिसके कारण वो मनचाहे ढंग से स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन लोगों ने खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टेसरैक्ट को भविष्य से भूतकाल में भेजा। पर यहाँ एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर मानवों का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था तो भविष्य के मानवों का होना कैसे संभव था? इसके बारे में फिल्म में कहीं कुछ बताया नहीं गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।